हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का लाइट चैप्टर। क्लास 10th का लाइट चैप्टर, इसमें आज हम लोग जानेंगे कि लाइट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लाइट का इतिहास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लाइट के इतिहास के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारा साइंस जो है प्रमाण मांगता है। किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं तो वो कहता है कि पहले हम इसको प्रूफ दो, प्रमाण दो कि ये आया कहाँ से, कैसे हुआ। इन सभी चीज़ों को वो जानना चाहता है। तो लाइट के बारे में जो आज हम लोग जानते हैं कि लाइट ये है, लाइट का वेग इतना होता है, ये कोणों से मिलकर के बना है। तो किसी ने कहा कि ये तरंग है। एक्चुअली ये विचार विमर्श हमारे पूर्वजों के समक्ष बहुत पहले का नहीं है। जहाँ से हमको प्रमाण मिलता है, हमने आपके सामने एक किताब का एक अंश यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द पॉजिटिव, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किताब है, ये वाला द पॉजिटिव साइंसेस ऑफ द एंशिएंट हिंदूज, एक पत्रिका है जिसका राइटर है बी सील, और ये दिल्ली में 1958 में प्रकाशित हुआ था। इस किताब के पेज 105 से हमने इस अंश को लिया हुआ है। इस अंश को लिया हुआ है। इसमें न्याय वैशेषिका, इसका एक अंश है न्याय वैशेषिका। इसमें लाइट के बारे में कुछ चीज़ें हमें बताया गया है, चूँकि वहीं से हमें कुछ लाइट के बारे में प्रमाण मिलता है, जिसको हमने आपके समक्ष रखा है। और ये बुक्स जो है इंग्लिश में है, और चाहे तो आप शायद ये मिल सकता है। तो लाइट के बारे में सबसे पहले जो प्रमाण मिलता है वो है महर्षि कणाद के द्वारा। महर्षि कणाद एक दार्शनिक थे। उन्होंने लाइट के बारे में जो सोचा था उसका प्रमाण इसमें इस राइटर ने दिया हुआ है। कणाद ने लाइट को पार्टिकल्स कण मान करके चलते थे। उनका विश्वास था कि ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की जितनी भी चीज़ें बनी हुई है वो सब कोणों से मिलकर के ही बनी हुई है। और शायद इसीलिए उनका नाम महर्षि कणाद भी पड़ा हो, क्योंकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि उनका नाम महर्षि कणाद से पहले भी कुछ था या नहीं। लेकिन आई थिंक्स हो सकता है कि इन्हीं सोच के चलते उनका नाम महर्षि कणाद उनका पड़ा हो, जो 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत आपको मिला होगा। तो उनका लॉजिक ये था, उनका थिंकिंग ये था, उसका सोच ये था कि लाइट भी कोणों से मिलकर के बना है। लेकिन ये कण जो है ना, कोई मास वाला कण नहीं है, कोई द्रव्यमान वाला कण नहीं है। ये कण वैसा है जिसमें कोई मास नहीं, नो मास। नो मास मतलब द्रव्यमान रहित है, इसमें द्रव्यमान नहीं है। कण तो है लेकिन इसमें द्रव्यमान नहीं है। फिर उसके बाद हमें जो प्रूफ मिलता है, अब यहाँ एक प्रूफ हमको मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंशिएंट इंडियन थ्योरीज, लगभग ईसा के जन्म के 1000 वर्ष पहले की घटना है, जब उस टाइम में वेदों की रचना, जो ऋग वेद, ये सब वेदें हुआ करती थी, अभी भी है। और वहाँ पर लोग जो है पूजा पाठ के लिए वेदियाँ बनाया करते थे। तो वेदियाँ जो है कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से बनाया करते थे, कुछ इस टाइप से बनाया करते थे। वेदियाँ बनाने में भी बहुत सारी गणना की ज़रूरत पड़ता था, बहुत सारा कैलकुलेशन, बहुत सारा मैथमेटिक्स लोग इस्तेमाल करते थे। तो उस टाइम की ये घटना है। उस टाइम में लोगों ने भी लाइट के बारे में सोचा। तो महर्षि कणाद ने जो कहा था, उनके बातों को लोगों ने फील किया, और फिर उसके आधार पर कुछ आगे लाइट के बारे में लोग सोचना चालू किया। तो वहाँ पर एक दार्शनिक, फिर यहाँ पर एक दार्शनिक आते हैं जिनका नाम था सायन। वो
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें लिखी हुई चीज़ है उस थ्योरी में, प्रेयर टू वन हु मूव्स 2202 योजन इन हाफ निमिष। मतलब निमिष जो है समय को बताता है और 2202 योजन जो है दूरी को बताता है। मतलब मैं उनको सत सत प्रणाम करता हूँ जो हाफ निमिष में 2202 योजन दूरी तय करता है। क्योंकि ये जो है ऋग्वेद में चर्चित है। इसी को साइन ने कैलकुलेट किया और क्योंकि हाफ निमिष मतलब टाइम हो गया, समय हो गया, कितना घंटा कितना सेकेंड, ये सब अपना उन लोग का कैलकुलेशन था। अब 2202 योजन दूरी, अब एक योजन बराबर कितना होता है, इस तरह से कैलकुलेट करके और उसने लाइट का वेग जो है आपको निकाला 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जो अभी हम लोग लाइट के वेग के बारे में जानते हैं उसके लगभग ये इक्वल है, लगभग ये इक्वल है, बराबर है। तो लेकिन चूंकि इनका कैलकुलेशन जो है ये कोई खास मतलब प्रमाणित नहीं था, प्रमाण पर आधारित नहीं था, है कि नहीं। एक दार्शनिक थे, इन्होंने ऐसा कैलकुलेशन किया और कल्पना करके, तो इसलिए चूंकि साइंस प्रमाण मानता है, प्रूफ मानता है, तो इनको वेग को, जो लाइट का वेग इसने ज्ञात किया, साइंटिस्टों को ऐसा लगा कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर इसके आगे ऐसे चलता रहा, फिर लाइट का प्रमाण हमें मिलता है कि वह अब आते हैं यहाँ पर यूक्लिड साहब। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, यूक्लिड साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्हें ज्यामिति का पिता कहा जाता है, ज्यामिति का पिता कहा जाता है, चूँकि हमें ये सब चीज़ें इनके डिटेल्स में मैथमेटिक्स में हमको पढ़ना है। इन्होंने एक बुक्स लिखा था द एलिमेंट्स, है कि नहीं। उसमें बहुत सारा थ्योरम थे, पोस्टुलेशन से अभिधारणाएँ थी और इस तरह से ज्यामिति में इनका बहुत सारा योगदान है, इसलिए हम इन्हें ज्यामिति का पिता कहते हैं। क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें मैथमेटिक्स में नहीं जाना है। तो यूक्लिड ने आखिर लाइट के बारे में क्या सोचा है, लगभग ये ईसा से 300-350 वर्ष पहले की घटना है। ईसा से लगभग 300-350 पहले का इनका कार्यकाल माना जाता है। यूक्लिड ने लाइट के बारे में कहा कि लाइट जो है वो हमारे आँखों से निकलता है, लाइट जो है वो हमारे आँखों से निकलता है और इस तरह से वो फैलते चला जाता है। और ये जिन लाइट हमारे आँखों से निकलता है और जिन चीज़ों पर ये पड़ता है उन चीज़ों को हम देख पाते हैं, जिन चीज़ों पर ये पड़ता है उन चीज़ों को हम देख पाते हैं, ऐसा उनका सोच था। और ये भी कहते हैं, ये कहते हैं कि लाइट जो है वो हमारे आँखों से निकलता है और ऐसे फैलते चले जाता है, ऐसे फैलते चले जाता है। तो यही कारण है कि दूर की चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं। मान लो कि लाइट ऐसे फैलते जाता है, बीच में कोई चीज़ आ गया तो लाइट तो चूँकि ऐसे फैलते जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब लाइट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा तो ये चीज़ हमें दिखाई नहीं देगा। और यही कारण है कि दूर की चीज़ें जो है, यहाँ पर कोई चीज़ है तो उसको हम नहीं देख पाते, दूर की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देख पाते। और एक चीज़ जो इन्होंने जो यूनिक चीज़ बताया, उसने ये बताया कि हम वस्तुओं को एक बार में पूरे वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। मान लो कि आपका ये कोई वस्तु हो गया, ये हमारा नेत्र हो गया, यहाँ से प्रकाश निकलता है, क्योंकि ये वस्तु जो है ये अनगिनत बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ है, ये बना हुआ है। और हमारे आँख से जो प्रकाश निकलता है, किरणें निकलती है, वो किसी खास लिमिट मात्रा में निकलती है। तो मान लो कि यहाँ पर जो बिंदुएं हैं, 1 करोड़ बिंदुएं हैं, यहाँ पर 1 करोड़ बिंदुएं हैं। और हमारे आँख से जो प्रकाश निकलता है वो उसमें से जो किरणें निकलती है वो 1 लाख है, 1 लाख है, इस तरह से 1 लाख है, इस तरह से। तो 1 लाख बिंदुओं पर ही तो प्रकाश पड़ रही है,
इसके 1,00,000 बिंदुओं पर ही तो प्रकाश पड़ रही है। इसका मतलब कि एक बार में हम इसके 1,00,000 बिंदुओं को ही देख पाते हैं, बाकी बिंदुओं को हम नहीं देख पाते हैं। इसे देखने के लिए हमें बार-बार ये दृष्टि को आगे-पीछे करना पड़ता है, आगे-पीछे करना पड़ता है। ये लॉजिक था हमारा यूक्लिड साहब का, ये लॉजिक हमारा यूक्लिड साहब का था। और इस तरह से फिर लाइट के बारे में लोगों ने सोचना चालू किया। चूँकि हमारा टेक्नोलॉजी उस टाइम में उतना डेवलप था नहीं, हमारा टेक्नोलॉजी उस टाइम में डेवलप नहीं था। तो अब यहाँ पर एंट्री होता है, यहाँ पर एंट्री होता है अब हमारा गैलीलियो साहब का। यहाँ पे एंट्री होता है गैलीलियो साहब का। देख रहे हैं यहाँ पर 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में इनका जन्मकाल माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यूक्लिड साहब गैलीलियो साहब का जन्म और हुआ उसी टाइम में न्यूटन साहब का, जिस टाइम में गैलीलियो साहब का मृत्यु होता है उसी टाइम में न्यूटन साहब का जन्म होता है। तो सोच ये उन लोगों का विश्वास ऐसा होता था उस टाइम में कि शायद गैलीलियो साहब ने ही न्यूटन साहब के रूप में क्या लिया है, जन्म लिया है। इनका भी हिस्ट्री जो है बहुत रोचक है, इनका समय बहुत दुखदायक बीता। गैलीलियो साहब का योगदान जो है हम लोग दूरबीन के नाम से जानते हैं कि दूरबीन बनाने में इनका बहुत योगदान था। ऐसे भी दूरबीन बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। लेकिन लाइट के बारे में भी इन कुछ प्रमाण मिलता है। गैलीलियो साहब ने, उनका इच्छा था कि उनके घरों को लोगों की इच्छा था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उनका इच्छा था कि हम पादरी बने, प्रीस्ट बने। और इस तरह से कहा जाता है कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनका एडमिशन जो है यहाँ पर टूक मेडिकल एट द सी ऑफ पीसा, है कि नहीं। और इस तरह से उनको प्रेरणा कहाँ से जगी, चूँकि ये बनना चाहते थे प्रीस्ट और इनके घर वाले बनाना चाहते थे डॉक्टर। तो एक बार क्या हुआ कि ये किसी फंक्शन में गए हुए थे, उस टाइम में घड़ियाँ नहीं थी, लोग समय जो है नब्ज़ से देखते थे, नब्ज़ को टटोल करके देखते थे। तो बैठे हुए तो हवा चल रही थी, तो यहाँ पर आप एक झूमर देख रहे हैं, यहाँ पर एक झूमर देख रहे हैं ये वाला। तो झूमर जो है आहिस्ता-आहिस्ता हिल रहा था। अब वो बैठे हुए थे, अचानक उनका नज़र इस झूमर पर गया, तो उन्होंने देखा कि ये झूमर जो है, सपोज़ मान लो कि आपको ये झूमर हो गया, ये कुछ इस तरह का झूमर हो गया। अब ये क्या देखते हैं कि झूमर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, एक राउंड हो गया, एक दोलन हो गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर यहाँ पर आ गया एक दोलन। तो उन्होंने नब्ज़ टटोल करके कहा, देखा उन्होंने, तो सपोज़ मान लो कि उनके हिसाब से ये धीरे-धीरे चल रहा है, तो एक दोलन पूरा करने में इनको 1 मिनट लगता है। तो तेज़ी से यदि चलता है ये तेज़ी से ऐसे चलता है, ऐसे तेज़ी से यदि दोलन करता है, तो भी एक दोलन पूरा करने में 1 ही मिनट लगता है। और फिर वहाँ से इन चीज़ों को जानने का उत्सुकता बढ़ा, और फिर उन्होंने जो पृष्ठ बनने का उनके दिमाग में जो ख्याल था उसको छोड़ करके अब वो पढ़ना चालू किए। और इस तरह से उन्होंने जो पीसा यूनिवर्सिटी है कि नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया और अपना पढ़ाई का काम चालू किया। गैलीलियो के टाइम तक लोगों को ऐसे धारणा था कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर सूरज घूमता है, लेकिन इन्होंने दूरबीन बना लिया था और ग्रहों को, चूँकि इन्होंने जो दूरबीन बनाया था, टेलीस्कोप बनाया था, तो वो जितना कोई वस्तु था उससे 25 गुना 30 गुना बड़ा करके उन चीज़ों को दिखाता था। और इस तरह से वो ग्रहों को उस दूरबीन की सहायता से देखते थे, क्योंकि उस टाइम में लेंस वगैरह जो है, चश्मे वगैरह बनाने का कार्यकाल जो है चलता था, लोग चश्मा बनाना जानते थे। इस तरह से लेंस का आविष्कार वहाँ पर हो चुका था, और इस लेंस की सहायता से उन्होंने दूरबीन बनाया था। दूरबीन की सहायता से उन्होंने कैलकुलेशन किया, तो उन्होंने फील किया
कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य नहीं घूमता है, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी पृथ्वी मूव करती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी मूव करती है, घूमती है। ये जब बात वहाँ के जो चर्च के जो प्रीस्ट थे उन्हीं लोग का वर्चस्व था उस टाइम में, तो उन लोगों ने सुना, चूँकि वो लोग धरती को, पृथ्वी को देवी मानते थे, देवता मानते थे, तो इस तरह से जब उनको ऐसा सुना तो बड़ा धक्का लगा और उन लोगों ने इनको फांसी की सज़ा दे दिया। लेकिन इनके परिवार वालों और इनके द्वारा आग्रह करने पर उनको घर में नज़रबंद कर दिया गया, अपने ही घर में नज़रबंद कर दिया गया और वहीं पर उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया जिसमें लाइट का भी कुछ हमें योगदान का अंश मिलता है। इन्होंने लाइट का वेग ज्ञात करने की कोशिश की, तो गैलीलियो साहब हो गए और एक शीश को उन्होंने ले लिया और लैंप ले लिया और दो पहाड़ियों पर, एक पहाड़ी पर अपने खड़ा हो गए और दूसरे पहाड़ी पर अपने शीश को खड़ा कर दिया इन्होंने। और चूँकि उस टाइम में इन्होंने उसी के आधार पर उन्होंने पेंडुलम बना लिया था, घड़ी ही टाइप का होता है पेंडुलम, पेंडुलम आप ले देखते होइएगा, अभी भी कहीं कहीं पेंडुलम मिल जाता है देखने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने टाइम भी किया, टाइम को भी उसने ये पेंडुलम की सहायता से कैलकुलेशन करना सीख लिया था, टाइम वगैरह, घड़ी वगैरह, उस समझो कि घड़ी एक तरह का उस टाइम में उन्होंने बना लिया था। तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि जब हम लैंप को चारों ओर से उसने ढक दिया, एक बारीक छेद रखा और वहाँ भी उसने पर्दा टाइप का रख दिया। उसने कहा कि जब हम पर्दे को उठाएंगे तो जब लाइट पहुँचेगा तुम्हारे पास तो तुम उस टाइम में तुम अपना एक लाइट जला देना, तो हम समझ जाएंगे लाइट पहुँच गया है। इस तरह से हम टाइम बता देंगे कि तुम्हारे पास यहाँ से उसको पहुँचने में कितना टाइम लगा। तो चूँकि दूरी दोनों के बीच का ज्ञात था, यदि लाइट को वहाँ पहुँचने में समय ज्ञात हो जाता तो दूरी बराबर चाल गुने समय के सूत्र से, दूरी बराबर चाल गुने समय के सूत्र से वो लाइट का वेग क्या करते, ज्ञात कर लेते। लेकिन जैसे ही लाइट वहाँ पर पहुँचा और जैसे ही वो ओपन करने वाला था ताकि समय देख सके, तो उसके पहले ही लाइट जो है पहुँच जाता था, इस समय देख ही नहीं पाते थे। इस तरह से उन्होंने 2 बार 4 बार इस तरह का प्रैक्टिकल किया, प्रयोग किया और लास्ट में कहा कि लाइट का वेग जो है हमसे ज्ञात नहीं हो सकता है, हमसे ज्ञात नहीं हो सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम लाइट का वेग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर एंट्री होता है कुछ सालों के बाद न्यूटन साहब का और हाइगेंस साहब का, दोनों का कार्य का लगभग एक ही माना जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ लाइट का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।